अभय शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज का टाइप 2 स्टार्ट किया था और 32 क्वेश्चंस हम उसका कर चुके थे और उसी क्रम में 33 नंबर का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए बोर्ड पे, वो बोलते हैं m परसेंट ऑफ m प्लस n परसेंट ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ m इज n। वो कहते हैं कि m का m प्रतिशत, m का m प्रतिशत, m का m प्रतिशत प्लस n का n प्रतिशत किसके बराबर है? ये बराबर है 2% ऑफ m इंटू n के बराबर है। तो m का कितना प्रतिशत n होगा? m का हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है m का कितना प्रतिशत, m का कितना प्रतिशत n होगा। ये क्वेश्चन बच्चों सीडीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो m परसेंट ऑफ m प्लस n परसेंट ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, और हमें निकालना क्या है? व्हाट परसेंट ऑफ n इज n। ठीक है, m का कितना परसेंट n प्रतिशत होगा, m का कितना प्रतिशत n होगा। देखिए आप अगर इसको सॉल्व करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो प्रतिशत 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 तो कॉमन आ रहा है, तो परसेंटेज को तो हम गायब कर दें। तो m इंटू एम कितना हुआ? m स्क्वायर। n इंटू एन कितना हुआ? n स्क्वायर इज इक्वल टू 2mn हो गया। ये कितना हुआ? 2mn। अगर मैं इस पार्ट को इधर ले आऊं तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn तो बराबर 0। तो आप देखिए एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया? m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ m बराबर n। आपको देखते ही समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या है? m और n, जब m और n के मान बराबर होंगे तभी तो ये 0 के बराबर होगा, है ना। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला? m बराबर n। अब हमको बताना क्या है कि m का कितना परसेंट n होगा। m का कितना परसेंट, मैंने आपको बताया था परसेंटेज के पहले ही लेक्चर में कि जिसके साथ कंपेयर करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। तो इसके एक्चुअली हमको निकालना क्या है? जो n है वो m का कितना परसेंट है, ये हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखो n और m तो बराबर ही है, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 100%। तो क्वेश्चन नंबर 33 हम पढ़ रहे थे और 33 का आंसर होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। If 50% of x minus y is equal to 40% of x plus y, then what percent of x is y? बच्चों को कहते हैं कि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% x प्लस वाई के 40% के बराबर है, तो x का कितना प्रतिशत y है? वो क्या कहते हैं कि 50% ऑफ x माइनस वाई, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 40% ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0, और 5 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। 5x में से 4x जाएगा तो x बचेगा, 5 उधर जाएगा, 4 में जुड़ जाएगा, माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ 9y। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 9/1। x अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 9/1। अब हमको निकालना क्या है? हमको वो कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है। तो बार बार वही बात, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। तो हमको एक्चुअली क्या निकालना है? y जो है वो x का कितना परसेंट है, ये वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो y का मान कितना है? अगर फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो 1, और x का मान कितना है? 9, तो 1/9 इंटू 100%। तो अब हमें 1/9 इंटू 100% कैलकुलेट करना है। तो 1/9 का फ्रैक्शन तो हमको याद है कितना होता है? 11.11%। तो आंसर हमारा हुआ 11.11%, या 11 सही 1/9%। हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर हुआ 11 सही 1/9%। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये CHSL 2018 का क्वेश्चन है।
ये CHSL 2018 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन है एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में, एक से अधिक की संख्या के संदर्भ में, इसका मतलब है जो संख्या दी जा रही है वो एक से बड़ी है, स्वयं और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, है ना, स्वयं और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल के बीच का अंतर और उसके व्युत्क्रम का योग का 25% है। जो डिफरेंस है वो क्या है, जो डिफरेंस है उसके टोटल का 25% के बराबर है। उस संख्या की चौथी घात यानी कि पावर 4 और उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। भाषा बहुत अच्छी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िए आप लोग, बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है। विद रेफरेंस टू अ नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 25% of the sum of its reciprocal. Why how much percent is the fourth power of the number greater than its square? देखो इसमें अगर हम संख्या को x मान लें, संख्या को अगर हम x मान लेते हैं तो इसका व्युत्क्रम मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 1/x। अगर संख्या x है तो उसका रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो कह रहे हैं कि संख्या का जो अंतर है, संख्या का और उसके रेसिप्रोकल का जो अंतर है वो संख्या और उनके रेसिप्रोकल के योग का कितना है 25% है। क्वेश्चन की भाषा समझिए आप, वो कह रहे हैं एक संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, संख्या और उसके रेसिप्रोकल के योग के 25% के बराबर है। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या है, हमको वो कह रहा है कि संख्या की घात 4 उसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, संख्या की घात 4 उसके वर्ग से एक्स स्क्वायर से कितना प्रतिशत अधिक है, एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये हमको निकालना है। तो देखो इस सवाल को आप समझ गए होंगे, आपको करना क्या है, यहां से एक्स की वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4, तो 1/4 तो x माइनस 1/x बराबर 1/4 और x प्लस 1/x, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y(x) और ये x प्लस 1y(x), 4x में x से x जाएगा तो 3x और ये उधर गया तो 4/x और 1/x जोड़ के कितना हो जाएगा 5/x, x इधर जाएगा 3 इधर, तो भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5/3। तो बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू नहीं आई, तो एक्स स्क्वायर की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या आएगी 5/3 का स्क्वायर। हमें बताना क्या है, ये संख्या इस संख्या से कंपेयर किससे हो रहा है 5/3 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए यहां पर हो सकता है कुछ बच्चे कैलकुलेशन में फंस जाएं, है ना, तो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है आगे जाके। अब मैंने आपको बार बार बताया जब हमें कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर हो और परसेंटेज में आंसर निकालना हो तो संख्याएं ऊट पटांग हो तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम उनके रेशियो को आगे लेकर उनको इजी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ इनका रेशियो निकालता हूं तो यहां देखिए 5/3 या 5/3 का होल स्क्वायर रेशियो निकालेंगे तो ये 5/3 स्क्वायर से कट जाएगा और होगा कितना 5/3 1, तो इनका रेशियो कितना आ गया, रेशियो आ गया 5:3। तो संख्या की घात 4 यदि 5 है तो संख्या की घात 2 कितनी होगी 3 होगी, पावर 4 है तो पावर 4 की वैल्यू अगर 5 है तो पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 3। हमने उटपटांग टफ वैल्यूज को हमने क्या किया रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। अब आप बताइए हमें बताना है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 से कितना ज्यादा है, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि 5 3 से कितना परसेंट ज्यादा है, बोल सकते हैं। तो क्या है 5 3 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 5 3 से कंपेयर किससे कर रहे हैं हम 3 से कर रहे हैं, तो 2/3 इंटू 100%, 2/3 इंटू 100%। तो बच्चों यहाँ कैलकुलेट करना है डायरेक्ट करना है, फ्रैक्शन हमको याद होना चाहिए। 1/3 होता था हमारा 33.33, 1/3 कितना होता था हमारा 33.33%, तो 2/3 कितना होगा 66.66%, तो हमारा आंसर कितना हो गया
66.66%। तो ये क्वेश्चन हमारा CHSL 2018 का है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आगे आप मुश्किल में हालातों में ले जाएंगे, टफ बना लेंगे। लेकिन अगर आप रेशियो के कंसेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो इस क्वेश्चन को आप तेजी से बना लेंगे। तो आंसर आप मैच करके देखिए, आंसर आ रहा है 66.66 है ना, राउंड अप करके उन्होंने 66.7 लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार और एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को। हमको बोला है कि एक संख्या है और उसका रेसिप्रोकल है। संख्या और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो संख्या और उसके रेसिप्रोकल के सम का 25% के बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने जब सॉल्व किया, 25% का मतलब 1/4, 4 का मल्टीप्लाई इधर किया, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 5/3 आई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 5/3 आई। आगे जाके हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रश्न में बोला है कि संख्या की पावर 4, संख्या की पावर 4 संख्या की पावर 2 से कितना परसेंट ज्यादा है, ये हमको निकालना है। तो संख्या की पावर 4 संख्या की पावर 2 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो संख्या की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/3। अगर ये वैल्यू बच्चों 5/3 है तो ये वैल्यू क्या होगी? इसका स्क्वायर ही तो कर रहे हैं, तो 5/3 का स्क्वायर करेंगे तो 5/3 ये हो गया आपका x की घात 4 का मान। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करने लगे एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से तो बहुत टफ कैलकुलेशन होगा। तो मैंने आपको बताया, पिछले कई सवालों में बताया कि जब दो संख्याओं की हम तुलना करते हैं तो उनका रेशियो निकाल के आप तुलना करो तो बहुत तेजी से हो जाती है। तो यहाँ संख्याएं तो बड़ी ऊटपटांग है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इनका आप रेशियो निकालोगे तो 5/3 से 5/3 कट गया तो 5/3:1, और 3 का दोनों फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो कितना हो गया? 5/3। तो अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या, पहली संख्या थी 5 है तो दूसरी संख्या 3 है, और हमें बताना क्या है? 5 3 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो 5 3 से कितना परसेंट ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2 की वृद्धि 3 पर, तो आंसर हमारा हो गया 66.66 हो गया बच्चों। बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि यदि 120 को x प्रतिशत करने पर परिणाम 40 को x% बढ़ाने के परिणाम के बराबर हो। 120 को x% बढ़ाओगे, किसी भी संख्या को यदि आप x% बढ़ाते हो तो वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 100%। तो पहले से थी x% और बढ़ा दिया तो अब बढ़ के संख्या कितनी हो गई? मूल संख्या का, ओरिजिनल नंबर का 100 + x%, और ओरिजिनल नंबर क्या है? 120। तो अब नई संख्या क्या होगी? 120 का 100 + x%। अच्छा, ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है? वो कह रहे हैं 40 को, सॉरी घटाने की बात बोला है, तो अगर हम x% घटाएंगे तो संख्या हो जाएगी मूल संख्या का 100 - x%। ठीक है, अगली बात बोली है ये परिणाम किसके बराबर होता है? 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के बराबर होता है। तो 40 को अगर हम x% बढ़ाते हैं तो 100%, वो पहले से था, x% हमने बढ़ा दिया, तो अब नई संख्या क्या हो जाएगी? 40 का कितना? 100 + x%। इस बात को समझ लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2018 प्री एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहे हैं कि इफ डिक्रीजिंग 120/x%, 120 में अगर x% की कमी करते हैं, x% कम करोगे तो संख्या 100%, पहले से थी, ओरिजिनल नंबर 100% होता है, उसमें x% कर दिया तो संख्या कितनी हो गई? 100 - x%। किसका? ओरिजिनल नंबर का। तो 120 में x% कम करोगे तो अब कितनी हो जाएगी संख्या? 120 का 100 - x%। ये रिजल्ट जो है किसके बराबर होता है? ये रिजल्ट किसके बराबर होता है? वो कह रहे हैं सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%। 40 को x% बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इस रिजल्ट के बराबर है। तो 40 पहले 100% था, उसको x% और बढ़ाया तो कितना हो गया? 40 का 100 + x%। तो इसको हल करके सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40 से काटोगे 3 बार ये कटेगा, एक बार ये कटेगा, ये हो गया आपका 300 - 3x, और ये हो गया आपका प्रतिशत से प्रतिशत भी कट जाएगा तो 100 + x। 300 में से 100 गया तो कितना हुआ? 200, 3x उधर गया तो 4x। तो x का मान कितना आ गया?
50। x का मान कितना आ गया 50। इसका मतलब हम 50% रिड्यूस कर रहे थे, वो 50% बढ़ा रहे थे। 120 में 50% कम कर रहे थे और 140 में 50 हम बढ़ा रहे थे, 50% बढ़ा रहे थे। आगे क्या बोला है, देखिए आगे की कहानी क्या है। 210 का x% हमको बोला है 210 का x%, 210 का x%, 180 के 180 के x+20%, x+20% से कितने प्रतिशत कम है, मतलब तुलना हम इससे कर रहे हैं, इससे ये संख्या कितने प्रतिशत कम है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से कितना परसेंट कम है। तो जब हम 50% कर देंगे तो 210 का 50% कम है 180 के 180 के, तो भाई 50 20 70 कितना हुआ 70%। तो 210 का 50% 180 के 70% से कितना कम है ये हमको निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो भाई कितना हुआ, प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएंगी और ये 5 5 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 7 8 56 6 बचा कितना 5 था और 126 18 7 126। तो हमको बताना क्या है कि जो 105 है वो 126 से कितना कम है। तो 105 126 से कितना कम है। तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, संख्याएं बड़ी हो तो रेशियो निकाल लो, बड़ा शॉर्ट हो जाता है। रेशियो निकालोगे तो 3 3 9 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 7 से और काट लो, 7 पंजे 35 7 6 42। इसका मतलब जो 5 है वो 6 से कितना कम है। तो भाई कितना कम हो जाएगा, 5 6 से कितना कम है। तो 6 में 1 की कमी कर रहे हैं, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, और किस पे कमी कर रहे हैं 6 पे, इंटू 100%। तो आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3%। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हुआ 16 सही 2/3%। 2018 प्री का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश उन्होंने की है। ठीक है, और कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब संख्याएं बड़ी हों, प्रतिशत में तुलना करनी हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है उनका शॉर्टेस्ट रेशियो निकाल लो। तो इसका रेशियो कितना आ रहा है 5:6। हमको बताना है 5 6 से कितना प्रतिशत कम है। तो 1 की कमी हो रही है 6 पर, तो 1 की कमी 6 पर हो रही है, इसका मतलब होता है 16 2/3% की कमी। बच्चों अगला क्वेश्चन इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 आप देखिए क्या दिया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक छात्र किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 का गुणा कर देता है। एक छात्र किसी संख्या में, है ना, कोई संख्या है n, वो कह रहे एक छात्र किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर, 5/3 के स्थान पर, इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई तो 5/3 का करना था, लेकिन हम मल्टीप्लाई किसका कर देते हैं 3/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होना चाहिए और ये हमारा रॉन्ग आंसर आना, यही आंसर चाहिए था, लेकिन गलती से हमने 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ रहा है हमारा ये। तो क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 का मल्टीप्लाई कर देता है। तो एरर परसेंट हमको निकालना है, त्रुटि प्रतिशत हमको निकालना है, कितने प्रतिशत का परिणाम में दोष आ रहा है। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और हमको इसको इजी करना है। तो हम एक ऐसी संख्या एज्यूम कर लेते हैं जो 3 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो। तो ऐसा करते हैं, हम n की जगह कितना ले लेते हैं 15। मान लो कि संख्या कितनी है 15। तो जो हमारा राइट आंसर है, जो हमारा राइट आंसर है, जो सही उत्तर है वो कितना होना चाहिए 15 इंटू 5/3। संख्या अगर 15 है तो हमें निकालना क्या था उसका 5/3। तो 3 5 15, 5 5 25, हमारा सही आंसर कितना होना चाहिए था 25। लेकिन हमने गलती से क्या किया, हमने कुछ गलत कर दिया। हमने क्या गलत किया कि उस संख्या में 5/3 की जगह 3/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो हमारा गलत आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, गलत आंसर आ रहा है हमारा 9। तो हमको यहां पर निकालना क्या है, हमको यहां पर निकालना है एरर परसेंट निकालना है। हमसे गलती हो गई, कितने प्रतिशत की गलती हो रही। तो देखिए 25 हमारा आंसर आना चाहिए था, लेकिन हमारा आंसर कितना आया 9। हमसे कितने नंबर की गलती हो गई 16 नंबर की। इनका डिफरेंस कितना है 16। तो बच्चों हमको 16 नंबर का एरर है, इसमें 16 नंबर की गलती है 25 पर। तो हमारा जो एरर परसेंट है वो कितना हो जाएगा 25 चौक 100, 16 चौक
64%। तो हमारा आंसर कितना हुआ? आंसर हमारा हुआ 64%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? संख्या ऐसी लेनी होती है जिससे ये फ्रैक्शन ही खत्म हो जाए। तो संख्या हम क्या लेंगे? जो 3 से कटने वाली हो, जो 5 से कटने वाली हो, मतलब 3 और 5 से कटने वाली हो। 15 3 और 5 से कटता है, 3 5 का एलसीएम 15 होता है। तो हमने संख्या 15 मानकर हमने इस क्वेश्चन को इजी कर लिया। संख्या यदि 15 है तो हमको बोला क्या है? हमको बोला था कि भैया 5/3 का संख्या में मल्टीप्लाई करना है। 15 में जब 5/3 का मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। हमारा सही उत्तर कितना आना चाहिए था? 25 आना चाहिए। लेकिन गलती से हमने क्या किया कि उस संख्या में 3/5 का गुणा कर दिया। तो जब 3/5 का गुणा संख्या में किया तो आंसर कितना आ गया हमारा? 9। तो राइट आंसर हमारा होना चाहिए 25, लेकिन बाय गलती से हमारा आंसर कितना आ गया? 9। तो अब एरर कितना हुआ? तो भैया 25 की जगह 9 आंसर आ रहा है, मतलब 16 कम हो गया। तो 16 की कमी हो रही है 25 पर, तो आंसर आ गया 64%। तो बच्चों ये हम परसेंटेज के टाइप 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, और इस पार्ट में हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं में तुलना कैसे की जाती है, या दो से अधिक संख्याएं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, उनके बीच में प्रतिशत में तुलना कैसे की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कंसेप्ट पर हमारे स्टेट लेवल के जो एग्जाम है वहां भी क्वेश्चन मिल सकते हैं हमको। हमको एसएससी के क्वेश्चन तो मिलते ही है, मैंने आपको बताया कई क्वेश्चन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। सी सेट में भी आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है ये। ठीक है, तो यहां पर आके हम टाइप 2 को कंप्लीट मान लेते हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन नंबर्स हमने पूरी तरह अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और उम्मीद करता हूं कि इसके बाहर आपके एग्जाम से कोई क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। बच्चों अब इसमें हम अगले पार्ट पर आते हैं परसेंटेज के। तो परसेंटेज का अगला पार्ट है हमारा टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन जो परसेंटेज का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना ये इंपॉर्टेंट है उतना ही ये इजी भी है। तो इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इस टाइप 3 में 4-5 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। बारी बारी से हम सभी प्रकार के प्रश्नों को लेंगे, और हर प्रकार के क्वेश्चंस 4-4 5-5 क्वेश्चन लेते जाएंगे, जिससे कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। देखिए, अगर हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहला कंसेप्ट इसमें बनता है, यदि हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो एक कांस्टेंट हो, एक नियतांक हो, मान लो k है, कांस्टेंट है। हमने दो संख्याओं का मल्टीप्लाई किया और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं नियतांक है, स्थिर है, ये परिवर्तित नहीं होता। तो इस कंसेप्ट पर हमारे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों अगर x इंटू वाई बराबर k, कांस्टेंट है, मैं क्यों लिख रहा हूं यहां पर? वैसे तो x इंटू वाई करेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट आएगा, कोई ना कोई परिणाम आएगा। लेकिन यदि मैं x में प्रतिशत में वृद्धि कर दूं और y में प्रतिशत में कुछ कमी कर दूं, और रिजल्ट अभी भी मेरा पहले के बराबर आए, k आए, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं? हम k कांस्टेंट हुआ ना। हम दो संख्याओं का प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट है वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो एक संख्या में x प्रतिशत की अगर हम वृद्धि करते हैं और दूसरी संख्या में y प्रतिशत की अगर कमी करते हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट हमारा जो पहले आ रहा था वही रिजल्ट हमारा आज भी आए, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि जो रिजल्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है, ये हमारा कांस्टेंट। अब यहां से थोड़ी सी बात आप समझना, अगर k हमारा कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे? x इज इक्वल टू के अपॉन वाई, यही बोलेंगे। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी? x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। अच्छा, k तो स्थिर है, k तो स्थिर है, नियतांक है, कांस्टेंट है, k तो स्थिर है, कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की तो कोई भूमिका होती नहीं है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं जो x है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है y के। वो क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है y के। और आप इसको जरा तसल्ली से पढ़ें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो रेशियो x का है, मान लो x का रेशियो a अनुपात b है, तो y का जो रेशियो है वो कितना होगा? b अनुपात a होगा। बच्चों इस सवाल को आप अच्छे से समझ लेना, इस कंसेप्ट को आगे बहुत काम आने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर मान लो k आया, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर मान लो क्या आया? k आया। अब मैं x को कुछ परसेंट बढ़ा देता हूं
और y को कुछ परसेंट कम कर देता हूं, लेकिन रिजल्ट अभी भी क्या आ रहा है, इसका मतलब रिजल्ट कांस्टेंट हुआ, रिजल्ट कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको रेशियो के हिसाब से सोचें तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन y है, कांस्टेंट तो नहीं बदल रहा, ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब x और y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोल सकते हैं, जो x का रेशियो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा y का रेशियो। इस बात को हम एक अन्य एग्जाम से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कीमत में अगर हम मात्रा का गुणा कर दें तो हमको क्या पता लगता है, खर्च का पता लगता है। कीमत में यदि मात्रा का मल्टीप्लाई कर दें तो हमको खर्च का पता लगता है। अगर मैं कहता हूं कि कीमत में भी परिवर्तन कर रहा हूं, मात्रा में भी परिवर्तन कर रहा हूं, लेकिन खर्च मेरा कांस्टेंट है, इसका मतलब वही है, मतलब इसका यही है कि मान लो कीमत बढ़ रही है, मान लो कीमत बढ़ रही है लेकिन खर्च हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा जो मात्रा है वो भी बदलेगी। अगर ये कुछ परसेंट घट रहा है, या सॉरी ये कुछ परसेंट बढ़ रहा है, ये कुछ परसेंट घट रहा है, लेकिन रिजल्ट हमको आज भी ई मिल रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे, जो खर्च है हमारा वो कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो प्राइस का रेशियो है उसका रेसिप्रोकल हमारा जो क्वांटिटी का रेशियो होगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के हिसाब से और क्लियर करते हैं। मान लो कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है, लेकिन खर्च हमारा जो है वो स्थिर रहता है। खर्च हमारा क्या रहता है, खर्च हमारा कांस्टेंट है। अब आप सोचिए कि प्राइस तो बढ़ रही है, प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा जो खर्च है वो कांस्टेंट है। अब खर्च हमारा वही का वही है, ये कब संभव है, प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब क्वांटिटी जो है, जो कंजम्पशन है वो हम कम करेंगे। वस्तु महंगी होगी तो खर्च हमारा पहले से ज्यादा होगा, लेकिन खर्च तो कह रहा है कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम मात्रा को पहले से कम यूज कर रहे हैं। कीमत बढ़ रही है, मात्रा घट रही है, तभी तो हमारा खर्च पहले के बराबर होगा। तो यहां पर आप देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं कि जो प्राइस है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंजम्पशन के, क्योंकि यहां पर ई तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो बदल ही नहीं रहा। तो जो कीमत का खर्च अनुपात है उसका उल्टा होगा हमारा कंजम्पशन, यानी कि मात्रा के अनुपात के बराबर होगा। इसको एक बात से और समझते हैं, जैसे 20% बढ़ना, 20% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पहले अगर हमारा खर्च जो है, पहले हमारा खर्च अगर 5 रुपए था, तो अब नया खर्च कितना हो गया, 6 रुपए। लेकिन दोनों ही केस में जो एक्सपेंडिचर है वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जहां हमारा एक्सपेंडिचर एज इट इज हो, ये कब संभव है, जब यहाँ 5 है या 6 तो हम यहाँ 6 को ले लें और यहाँ हम ले लें 5 को। देखो बच्चों, अब 5 6 30, खर्च 30 रुपए अभी भी है, और 6 पंजे 30, खर्च अभी भी हमारा 30 रुपए है। तो कीमत में 20% की वृद्धि हुई और खर्च हमारा वही का वही है, खर्च हमारा वही का वही है, खर्च हमारा कांस्टेंट है। तो मैं बार बार बोल रहा था कि जो कीमत का अनुपात है उसका रेसिप्रोकल हमारा कंजम्पशन का रेशियो होगा। आप देखिए कीमत का अनुपात कितना है, 5:6, और कंजम्पशन का रेशियो कितना है, 6:5। ऐसी स्थिति में ही हमारा एक्सपेंडिचर एज इट इज हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो बड़ा सिंपल होता है, हम तो केवल कीमत का रेशियो निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल अगर हम मात्रा का रेशियो लिख देते हैं तो हमारा खर्च एज इट इज आ जाता है। और इस तरह के प्रश्न में पूछा यह जाता है कि हमारी मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाती है। तो अगर हम पहले 6 यूनिट यूज करते थे तो अब 5 यूनिट यूज करेंगे, तो मात्रा में कमी कितनी आ रही है, 1 की कमी किस पर, 6 पर, इंटू 100%। तो आंसर हो गया हमारा 1/6। तो भाई 1/6 का फ्रैक्शन कितना होता है, 6 एकम 6, 6 36, 6 36, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1/6 का फ्रैक्शन होता है 16.66%। इसका मतलब ये हुआ कि कीमत में यदि 20% की वृद्धि होती है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो 16.66% कम हो जाएगा, तभी हमारा खर्च जो है एज इट इज रहेगा। तो आप इस बात को दिमाग में रखना, अगर हमारा खर्च एज इट इज है तो जो प्राइस का रेशियो है उसका रेसिप्रोकल जो है हमारा वो मात्राओं का अनुपात होगा। आगे के
बहुत सारे क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट पर आगे ले जाने वाले हैं। तो हमारा टाइप 3 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है x is inversely proportional to y. X is inversely proportional to y. If x is increased by 37.5%, then find percentage change in the value of y. x y के व्युत्क्रमानुपाती है। आपको बोला जा रहा है कि जो x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है। अब x y के व्युत्क्रमानुपाती है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, x y के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर कांस्टेंट अपॉन y। ये तो आपको पता ही होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। अगर समानुपात का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब क्या आया, x इंटू वाई बराबर k। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू हमको निकल रही है। ठीक है, अब देखो x और y का मल्टीप्लाई करने पे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आना चाहिए। वो कह रहे हैं x को अगर हम 37.5% बढ़ा देते हैं तो y में कैसा चेंज होगा ये निकालना है, और ये तो हमारा स्थिर रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। बात समझ में आई आपको? तो जो कंसेप्ट मैं अभी आपको बता रहा था उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वो कहते हैं x जो है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो x जो है किसके बराबर होगा, कांस्टेंट अपॉन y के बराबर होगा। इसका मतलब x और y का मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, k का मान निकलेगा। अब प्रश्न क्या दे दिया कि x की वैल्यू 37.5% बढ़ रही है तो y की वैल्यू में कितना चेंज होगा जिससे कि ये कंडीशन बनी रहे, इस कंडीशन बनी रहे। इसका मतलब क्या है कि इनका मल्टीप्लाई करने पर कांस्टेंट ही आना चाहिए। तो देखिए अब x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट के आ रहा है। ठीक है, अब 37.5% है ना, 37.5% की वृद्धि कर रहे हैं तो 37.5% कितना होता है, 37.5% का मतलब होता है 3/8। 37.5% का मतलब होता है 3/8। अगर आपको अभी भी याद नहीं आ रहा है तो आप 37 सही 1/2 लिख लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस। 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2 और प्रतिशत का 1/100, 25 3 75, 25 100 कितना हो गया 3/8। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। तो 37.5% का मतलब होता है 1/8। तो आप देखिए अब x की वैल्यू 37.5 बढ़ रही है, इसका मतलब 8 पे 3 की वृद्धि हो रही है, 8 पर 3 की वृद्धि। तो मान लो पहले x 8 था तो अब x 3 बढ़ के कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब लेकिन आप देखिए इसके बाद का जो रिजल्ट है, जितना रिजल्ट यहाँ आएगा उतना ही रिजल्ट यहाँ आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसा तभी हो सकता है जब 11 को हम यहाँ ले लें और 8 को हम यहाँ ले लें। 88 इसका रिजल्ट आ रहा है, इसका रिजल्ट भी 88 आ रहा है। तो आप समझना मल्टीप्लाई के बाद की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, स्थिर है, नहीं बदल रही है, तो अगर 8 यहाँ है 11 यहाँ है तो 11 को हमको यहाँ लेना होगा और 8 को यहाँ लेना होगा, तभी इनका मल्टीप्लाई इक्वल आएगा, उसमें चेंज नहीं होगा। इसी बात को मैं बोल रहा था कि अगर x और y इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो जो x का रेशियो है उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा y का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब यहां से सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। y का मान 11 से घट के कितना हो गया, 8 हो गया। हमें बताना है y में कमी कितने परसेंट की हो गई, कमी प्रतिशत में बताना है। तो 3 की कमी हो रही है 11 पर, 3 की कमी हो रही है 11 पर। अब 1/11 का मतलब क्या होता है 9.09, 1/11 का मतलब कितना होता है 9.09, लेकिन हमको 3/11 का निकालना है मान, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हो गया 27.27%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 27.27%। अगला क्वेश्चन, कंसेप्ट आप समझ चुके हैं, लगभग इसी कंसेप्ट पर आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है रसोई गैस की कीमत में 15% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसका उपभोग कितना प्रतिशत कम करें जिससे कि जो व्यय है, जो एक्सपेंडिचर है वो पहले के बराबर रहे। तो भाई प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है एक्सपेंडिचर, कीमत और मात्रा का गुणा करने पर हमको मिलता है खर्च। और वो कहते हैं खर्च हमारा कांस्टेंट है, खर्च हमारा नहीं बदलने वाला।
प्राइस 15% बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं जो प्राइस है वो 15% बढ़ रहा है, खर्च में कोई चेंज नहीं है, तो एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज होगा ये हमको निकालना है। तो बार बार वही बात, जब इनका मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो देखो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा, 15/100, 5 3 15, 5 से काटा 20, इसका मतलब 20, 15% बढ़ने का मतलब 20/3 की वृद्धि है ना, 20 का 15% 3 होता है, तो 20/3 की वृद्धि। तो पहले प्राइस अगर 20 था तो अब कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ये प्राइस हो गई, ये आपकी क्या हो गई, प्राइस हो गई। अब इसमें कंजम्पशन का गुणा करना है अपने को, और एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर तो हमारा स्थिर है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कब हो सकता है, जब 23 यहाँ पर आ जाए और 20 यहाँ पर आ जाए। जो प्राइस का रेशियो है उसका उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होता है। तो अब आपको बताना है कि जो उपभोग है, जो कंजम्पशन है, उसमें कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो एक कमी प्रतिशत कितना होगा, 3 की कमी हो रही है, 23 से घटकर 20 हो गया, तो 3 की कमी हो रही है 23 पर, 3 की कमी हो रही है 23 पर। ठीक है, तो आप इसको फ्रैक्शन में बदलें, ये हुआ 300/23, 23 से 1 23, 7 70 बचा, और 23 3 69, तो ये कितना बचा, 13 सही 1/23%, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड में हमने 30% की वृद्धि कर दी, एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया, तो दूसरी भुजा को कितने परसेंट कम करें जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, कंसेप्ट हमारा वही रहेगा। देखो कोई भी स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी स्क्वायर का क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, ये होता है एरिया, ये होता है एरिया। वो कह रहे हैं कि एक साइड को हम बढ़ा रहे हैं लेकिन क्षेत्रफल हमारा नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब दूसरी साइड को हम कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं एक साइड को हमने 30% बढ़ा दिया लेकिन खर्च एरिया में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब दूसरी साइड को हमने कुछ परसेंट कम किया है, और हमें यही निकालना है कि दूसरी साइड को हमने कितना प्रतिशत कम किया है। क्लियर है, तो देखो 30% का मतलब कितना हुआ, 30% का मतलब हुआ 3/10, 10/3 की वृद्धि। तो यदि पहली साइड 10 थी तो बढ़ के वो कितनी हो जाएगी, 13, 30%। अच्छा, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा, जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया अब है, इसका मतलब जो दूसरी साइड है वो 13 होना चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए 10, तभी तो ये भी 130 आएगा और ये भी 130 आएगा, 130 130 मतलब नो चेंज। तो आप देखिए साइड 1 जो है वो 10 से बढ़ के 13 हो गई, 30% बढ़ी, एरिया हमारा एज इट इज है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। इस ये कब हो पाएगा, जब हमारी दूसरी साइड 13 से घटकर 10 हो जाए, यानी कि कमी कितनी हो जाए, कमी हो जाए 3 की, और किस पर हो जाए, 13 पर, इंटू 100%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 300/13, ये हुआ 300/13, 300/13, 300/13%। अब 13 दूनी 26 और 4 40, 13 3 39, बचा 1, तो आंसर हो गया 23 सही 1/13% की कमी। तो दूसरी साइड में हमारी कमी कितना होना चाहिए, 23 सही 1/13% की कमी। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, जब एक साइड 10 से 13 हो रही है और दूसरी साइड 13 से 10 होगी, तभी तो इनका मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा। तो हमको यही करना है, इनका जो रेशियो है इसको पलट के रखेंगे, दूसरे का रेशियो हो जाएगा, और इनका ऐसी स्थिति में इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम लॉजिक पर है, लैंग्वेज हमारी चेंज हो रही है। वो कहते हैं एक ट्रायंगल है जिसके बेस में आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। अब देखो एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और ये इसका बेस है, तो कह रहे हैं इसका जो बेस है, जो इसका बेस है वो 66 2/3% बढ़ जाता है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रखने के लिए हम इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल को स्थिर रखना चाहते हैं, कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो ऊंचाई में कितनी कमी करनी होगी, जो हाइट है, जो हाइट है वो कितना हम कम कर दें जिससे कि इसके एरिया में कोई चेंज ना हो।
तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल का जो एरिया है, जो ट्रायंगल का एरिया है वो कितना होता है, वो एक बटे दो बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझें कि जो एक बटे दो है तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि हमने बेस को 66 2/3% बढ़ा दिया, बेस को हमने 66 2/3% बढ़ा दिया, बेस बढ़ा दिया तो एरिया भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं एरिया में कोई चेंज नहीं है, एरिया कांस्टेंट है। तो भाई दो संख्याओं का गुणा करने पर एक कांस्टेंट रिजल्ट तभी मिल सकता है जब जो रेशियो बेस का हो उल्टा उसका उल्टा रेशियो किसका हो, हाइट का हो। तो हमको यही तो बताना है कि हाइट में कितने परसेंट की कमी हो रही है। तो यहां पर आप समझ लीजिए 66 2/3% का मतलब क्या होता है, 66.66% का मतलब क्या होता है भाई, ये होता है 2/3। इसका फ्रैक्शन कितना आता है, 2/3। तो इसका मतलब 3/2 की वृद्धि हो रही है। तो अगर हमारा जो पहले बेस था, जो हमारा पहले बेस था वो 3 था, तो अब बेस बढ़कर कितना हो जाएगा, 5। तो बेस हमारा 3 से बढ़ के कितना, 5 हो गया। अब हाइट हमारी क्या होना चाहिए, फिर हाइट हमारी 5 से हो जाना चाहिए 3, तभी तो हमारा एरिया पहले का और अब का बराबर आएगा। आप समझिए बच्चों कि बेस हमारा 3 से बढ़ के कितना हो गया, 5। तो हाइट हमारी कितनी हो गई, 5 से घट के हो गई 3। तो हाइट में जो कमी है वो कितनी आ रही है, हाइट में देखिए 2 की कमी हो रही है। 2 की कमी किस पर हो रही है, 5 पर हो रही है, इंटू 100%। तो आंसर आ गया आपका 40%। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइट में 40% की कमी हो रही है। समझ में आ जाना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लें, या अगर कम समझ में आ रहा हो तो इसको बार बार रिवाइज करके देख, बार बार इस वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार सवाल को आप पढ़ के देख लीजिए, आपको सवाल समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जब दो संख्याओं का गुणा करने पर परिणाम हमारा स्थिर होता है तो जो बेस का रेशियो है उसका उल्टा रेशियो हमारा हाइट का होगा, तभी जाके इनका जो रिजल्ट है वो हमारा constant होगा। यही हमारा लॉजिक हर क्वेश्चन में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि ए पर्सन increases his consumption of sugar by 42.84% because the price of sugar is reduces by x%। कीमत x% घट रही है, कंजम्पशन 42.84% बढ़ रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान हमको निकालना है ना। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है क्योंकि चीनी की कीमत घट रही है, x% घट जाती है। आगे लिखा है कि व्यय उनका स्थिर है, व्यय स्थिर है। तो बच्चों देखो क्या होता है, प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करने पर आता है एक्सपेंडिचर। इस बार वो क्या बोलते हैं कि जो कंजम्पशन है वो 42.84% बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो प्राइस में x% की कमी हो रही है, x की वैल्यू हमको निकालना है। भाई ये राशि बढ़ रही है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये राशि घट रही होगी। तो प्राइस में कितना परसेंट की कमी हो रही है ये आपको निकालना है। सवाल आप समझ गए क्या होता है। तो देखो 42.84% का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1/7 का मतलब होता है 14.28%। अब 14×3 = 42, 28×3 = 84। तो 3/7 का मतलब क्या होगा, 42.84%। ठीक है। तो कंजम्पशन हमारा 42.84% बढ़ा, इसका मतलब 7 पे 3 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन हमारा पहले 7 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 7 पर 3 की वृद्धि कर रहे हैं, पहले कंजम्पशन 7 था तो अब 3 बढ़ जाएगा उसमें, तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 10। अच्छा, इनका जो रिजल्ट है वो तो कांस्टेंट होगा, है ना, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 यहां पर आना चाहिए और 7 यहां पर, तभी तो ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। इसका मतलब प्राइस में क्या हो रहा है, इसका मतलब प्राइस जो है वो 10 से घटकर कितनी हो रही है, 7 हो रही है। तो प्राइस में कमी कितनी हो गई, 3 की कमी हो गई। तो 3 की कमी 10 पर, इसका मतलब आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया आपका 30%। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 30%। बच्चों अगला क्वेश्चन,
देखिए कंसेप्ट तो वही है, लेकिन क्या लैंग्वेज कैसे कैसे चेंज हो रही है आप समझना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कि द इनकम ऑफ ए ब्रोकर ब्रोकर द इनकम ऑफ ए ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड though the rate of commission is increased from 4% to 5%, the percentage of slump in business is। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक ब्रोकर है, उसकी इनकम कांस्टेंट रहती है, जबकि उसका जो कमीशन है वो 4% से बढ़ के 5% हो रहा है। कमीशन बढ़ रहा है, 4% से इंक्रीज होकर 5% हो रहा है, लेकिन इन कमीशन बढ़ेगा तो इनकम भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कमीशन बढ़ने के बाद भी उनकी इनकम जो है वो कांस्टेंट है। तो आपको बताना है जो बिजनेस में कमी आई है, बिजनेस कम हुआ होगा, कमीशन बढ़ने के बाद भी इनकम नहीं बढ़ रही, इसका मतलब आपने बिजनेस पहले से कम किया है। तो बिजनेस में कितने प्रतिशत की कमी है ये आपको निकालना है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हम ये मान लें कि पहले कमीशन हमको 4 रुपए मिलते थे, पहले हमारा 4% कमीशन था, ठीक है, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ कमीशन जो है वो हम ले लेते हैं ना। तो हमारा जो कमीशन है, जो हमारा कमीशन है जो हमारा कमीशन है वो 4 से बढ़ के कितना हो गया, 5। जो कमीशन है वो 4 से बढ़कर कितना हो गया हमारा, 5। लेकिन अब बात बिजनेस की करूं, जो बिजनेस है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन हमारा जो इनकम है वो कांस्टेंट है। इनकम जो हमारी कांस्टेंट है, तो बिजनेस में अगर हम कमीशन का मल्टीप्लाई करें तो हमको इनकम मिलती है। अगर हम 100 यूनिट बेचते हैं और उस पर 4% का कमीशन है, तो हमारा इनकम कितना होगा, 100 का 4% हमारा इनकम होगा। तो वो कह रहे हैं कि इनकम तो जो है वो कांस्टेंट है। इनकम क्या है, इनकम क्या है, कांस्टेंट है। इनकम तो कांस्टेंट है। अब इनकम कांस्टेंट है, कमीशन 4 से बढ़कर 5 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस हमारा 5 से घट के कितना हो जाना चाहिए, 4। अगर हम 5 यूनिट का बिजनेस पहले कर रहे थे और 1 यूनिट पे 4 रुपए कमीशन पा रहे थे, तो हमारी इनकम 20 रुपए थी। आज हमको 1 यूनिट पे 5 रुपए कमीशन मिल रहा है और बिजनेस हम 4 यूनिट का कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आज भी हमारा इनकम कितना होगा, 20। तो इनकम को कांस्टेंट रखना है, तो कमीशन 4 से 5 हो रहा है, तो बिजनेस हमारा क्या होना चाहिए, 5 से 4। तो बिजनेस में कितनी कमी आ रही है, तो बिजनेस में कमी कितनी आ रही है, 1 की कमी आ रही है 5 पर। तो बिजनेस में कमी हमारी हो गई 20%। तो बच्चों हमारा आंसर कितना हुआ, 20%। तो आप देखिए कंसेप्ट तो वही चल रहा है, आप जो 5-6 सवाल लगाए सब में एक ही कंसेप्ट है, लेकिन लैंग्वेज बदलती जा रही है। ये आपको एग्जाम में भी होगा, पूछ सकता है एग्जाम में आपको एक नई लैंग्वेज के साथ यही कंसेप्ट आपको मिल जाए, तो आपको समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। बच्चों ये टाइप 3 का पहले प्रकार का हमने क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद जो अगले प्रकार का क्वेश्चन है वो आज क्लास को रोकते हैं और अगले वीडियो में उसको लेंगे। और अभी हमें इसमें बहुत आगे जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप 3 में पढ़ना है, तो आप ये ना सोचें कि ये टाइप पूरा हो गया। ये बहुत बड़ा टाइप है, कम से कम 20-22 क्वेश्चन हम और लगाएंगे इस पैटर्न पे, तब जाके हमको परफेक्शन आएगा, एग्जाम के हिसाब से हम तैयार हो पाएंगे। आप घर पे रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और पुराने वीडियो को बार बार देखते रहें, चीज़ों का रिवीजन होता रहेगा तो चीज़ें दिमाग में स्थायी रूप से आपके आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें, जिससे अगला वीडियो जब भी आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा। और जल्दी मिलते हैं आपसे एक दिन के बाद। नमस्कार।